यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो 36 एटीपीज, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 38 एटीपीज बनेगी। कौन सा स्टेप है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन होता है? तो यहाँ पर जो स्टेप होगा वो क्या है? रिडक्शन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अली गोटो इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम बैक इन द न्यू लेक्चर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब सिंपली डिफाइन करते हैं कि द breakdown of glucose for the liberation of energy। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को कहते हैं दिस इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रेस्पिरेटरी फ्यूल है, यानी कि इसके बर्न होने से, इसकी कंबशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी के ऊपर हमारे सॉरी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं। अब ये जो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और इसके अलावा एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एटीपी है इस एटीपी को कहा जाता है दिस इज अ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये एक मॉलिक्यूलर एनर्जी। अब ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, सपोज करें कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटर होंगे इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये इंटर होगा क्रेब साइकिल के अंदर। अच्छा, ये जो सेकंड स्टेप, फर्स्ट जो इसका स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, उसके बाद ये जो पायरुवेट है ये इंटर होंगे इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स के अंदर सेकंड स्टेप होगा, यानी कि पायरुवेट को लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में इंटर किया जाएगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है फिर इनको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेब साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्रेब साइकिल के बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है जिसको फोल्डेड मेम्ब्रेन क्रिस्टे कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर फोर्थ स्टेप होगा जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के अंदर जो हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जो सारा प्रोसेस है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है ये विद ऑक्सीजन होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ और होंगी, या फिर जो ग्लूकोज है ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इधर प्रोडक्ट्स अलग बनेंगे। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन के अलावा ब्रेकडाउन हो रहा है, इस हिसाब से इस रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जब परफॉर्म होगी तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे ग्लूकोज एंड प्लस में ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इधर दो रिएक्टेंट्स हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लूकोज होगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। नंबर सेकंड कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग। अब ग्लूकोज की जो बर्निंग हो रही है इसमें अगर कंप्लीट बर्निंग होगी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो जो बर्निंग है वो क्या होगी? कंप्लीट होगी, कंप्लीट कंबस्शन होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कंबस्शन होगी दैट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। नंबर 3, अगर कंबस्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो रही है तो जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो भी क्या बनेगी? डिफरेंट बनेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या फिर अल्कोहल बनेगा जिसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में बन रही हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज कंबस्शन है वो क्या हो रही है? इनकम्प्लीट कंबस्शन। जब ग्लूकोज कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, कंबस्शन होगी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। नंबर 4 जो डिफरेंस है दैट इज एनर्जी डिफरेंस। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर एक ग्लूकोज की बात करें
तो एक ग्लूकोज में से जो एटीपीज बनेगी वो कितनी बनेगी, 36 से लेकर 38 एटीपीज बनेगी। अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो 36 एटीपीज, अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 38 एटीपीज बनेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जस्ट 2 एटीपीज बनती है। तो अगर कंपेयर करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ओनली 5 to 10% एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नंबर 5 बात करते हैं स्टेप्स की। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने इधर डिस्कस किया कि जो टोटल स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे, देयर आर 4 स्टेप्स। नंबर 1 इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू पायरूवेट मॉलिक्यूल्स। नंबर सेकंड स्टेप इज लिंक रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट भी कहा जाता है। नंबर थर्ड स्टेप है जिसको कहते हैं क्रेब साइकिल, और नंबर फोर्थ स्टेप होगा जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, या फिर इसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहा जाता है। ये 4 स्टेप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिपेंड करता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो इधर स्टेप्स होंगे 2। एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप होगा रिडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस एंड रिडक्शन, ये टोटल 2 स्टेप्स हो रहे हैं। अगर बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर टोटल जो स्टेप्स होंगे वो होंगे 3। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 डी कार्बोजाइलेशन और नंबर 3 रिडक्शन। ये 3 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 डीकार्बोजाइलेशन और नंबर 3 रिडक्शन परफॉर्म होगी। अब अगर आप गौर करें तो कौन सा स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होगा, तो ये स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म होगा और एनारोबिक में भी दोनों टाइप्स के अंदर अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें से एक ये पॉइंट बनाई जा सकती है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इस रिएक्शन के अंदर देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस के लिए। इसी वजह से ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में परफॉर्म हो रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि कौन सा स्टेप है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन होता है, तो यहाँ पर जो स्टेप होगा वो क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर भी परफॉर्म हो रहा है, और उसके बाद ये जो हमारा स्टेप है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी परफॉर्म हो रहा है। तो ये समराइज किया हमने कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है।